हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे अगला लेक्चर हम, और इसमें बात करेंगे ऊष्मा के बारे में कि ऊष्मा क्या है और ये कैसे काम करती है और इसको हम कैसे समझते हैं। राइट। ऊष्मा वास्तव में एक तरह की क्या है, ऊर्जा है, ठीक है ना, जिसका पता आपको छूकर भी लग सकता है, ठीक है ना, और कई मामलों में एहसास के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। जैसे गर्म हवाएं चलती है, क्या चलती है, गर्म हवाएं या ठंडी हवाएं चलती है, तो एहसास होता ही नहीं होता है गर्म और ठंडाई का। यस। तो कहीं ना कहीं इसमें ऊष्मा की मात्रा अधिक और कम का हमें ज्ञान हो जाता है। राइट। तो इसी पर बात करेंगे ऊष्मा के बारे में आज हम लोग। ठीक है, लेते हैं अध्याय सारांश। ऊष्मा क्या है, तो देखो लिखा, ऊर्जा का एक रूप है जो ताप के कारण होता है। किसके कारण होता है? ताप। ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का एक रूप है, मतलब कह सकते हैं एक तरह की ऊष्मीय ऊर्जा होती है। ये क्या होती है? ऊर्जा का एक रूप है। कौन सी ऊर्जा का? ऊष्मीय ऊर्जा का। राइट। ओके। किसी पदार्थ के गर्म या ठंडे होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है, गर्म या ठंडे होने के कारण, कोई भी पदार्थ है उसके गर्म या ठंडे होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे उसकी ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं उसे? उसकी ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। कौन सी? ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। इसका मात्रक भी जूल है और इसे कैलोरी में भी व्यक्त किया जाता है। मतलब ऊष्मा का मात्रक क्या है? ऊष्मा का मात्रक जूल है और इसे कैलोरी में भी हम लोग व्यक्त करते हैं। ठीक है। ओके, आगे देखेंगे। ताप वास्तव में टेम्परेचर है क्या चीज? किसी वस्तु की उष्णता, अर्थात उष्णता का मतलब क्या? गर्मी के माप को ताप कहते हैं। किसी कोई पदार्थ है ना, उसमें गर्मी कितनी है, उस गर्मी की माप को, उसकी उष्णता की माप को क्या कहेंगे हम लोग? ताप कहेंगे। राइट। तो किसी वस्तु की उष्णता या गर्मी के माप को ताप कहते हैं। अगला देखिए, थर्मामीटर। थर्मामीटर है ना, ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। जिस युक्ति से या जिस इक्विपमेंट से, जिस उपकरण से आप ताप को माप लेते हैं, बस उसी मापने वाली युक्ति को या फिर इक्विपमेंट को हम क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है। ओके। अब डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर जिस तापमापी से हम अपने शरीर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, अपने शरीर का ताप मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। ध्यान दीजिए, जिस तापमापी से हम अपने शरीर का ताप मापते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डॉक्टरी तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है। सेल्सियस स्केल क्या है? ताप मापने के लिए स्केल, एक पैमाना। स्केल मतलब क्या? पैमाना, है ना। ताप मापने के लिए क्या स्केल, जिसे सी द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाते हैं? सी द्वारा दर्शाते हैं। राइट। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस ताप ही माप सकते हैं। 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस ताप को ही हम माप सकते हैं। और अपना शरीर का जनरली तापमान यही होता है, लगभग 35, कम से कम में 35 जाता है और अधिकतम में 42 जाता है सामान्य स्थितियों में, है ना। अन्यथा यूं तो हमारा सामान्य तापमान क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। राइट। ओके। ओके, तो क्लियर हो गया आपको? आपके शरीर का ताप को सदैव इसके मात्रक सी, मात्रक सी के साथ व्यक्त करना चाहिए। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यह भी आपने देखा, कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है।
ठीक है ना, ये याद रखना है आप लोगों को। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है बेटा? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट? ओके। मानव शरीर का ताप सामान्य ताप 35 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। इसलिए थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस ही होता है। कौन सा थर्मामीटर? डॉक्टरी थर्मामीटर का जो स्केलिंग होता है, पैमाना होता है, वो 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ठीक है ना? ओके। प्रयोगशाला तापमापी। अब जो प्रयोगशाला तापमापी है वो क्या है? अन्य वस्तुओं के ताप मापने के लिए, यानी मानव शरीर का ताप मापने के लिए तो डॉक्टरी थर्मामीटर ठीक है, लेकिन दूसरी वस्तुओं का अगर ताप मापना है हमको तो क्या करना पड़ेगा? तो फिर हमें थर्मामीटर का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा, लेकिन कौन सी? प्रयोगशाला वाला थर्मामीटर लगेगा। ठीक है? तो अन्य वस्तुओं के ताप मापने के लिए तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। कौन सा तापमापी है? प्रयोगशाला तापमापी है। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः 10 डिग्री सेल्सियस से -10 से, ठीक है ना, -10 से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। मौसम की रिपोर्ट देने के लिए अधिकतम और न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। जो मौसम होता है, वेदर जो होता है आपका, उसकी रिपोर्ट देने के लिए भी अधिकतम और न्यूनतम तापमापी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है? ओके। अगला पॉइंट देखिएगा, उष्मा का स्थानांतरण। जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं, किसी बर्तन को कहाँ रखते हैं? ये ज्वाला लग रही है और यहाँ पे एक बर्तन रख दिया आपने, ठीक है ना? ओके। तो वह तप्त हो जाता है। अब ये बर्तन कैसा हो गया? ये बर्तन गर्म हो गया। कैसा हो गया भाई? गर्म हो गया। ठीक है? उष्मा बर्तन परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। अब ये जो उष्मा जो दी जा रही है इसको, ये बर्तन के परिवेश, जो बर्तन का चारों ओर का जो वातावरण है, उधर स्थानांतरित होना चालू हो जाती है ना? स्थानांतरित होना चालू हो जाती है। उष्मा सदैव गर्म वस्तु की अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि उष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है ना? यानी कि सीधी सी बात है, ये कोई अपना कोई सामान है ना, वो गर्म हो रहा है। अब इसमें जो उष्मा इसको लेना था वो तो इसने ले ली, लेकिन उसके बाद जो अतिरिक्त ऊर्जा है वो कहाँ जाएगी? वो वातावरण में फैलेगी। कहाँ फैलेगी? वातावरण में फैलेगी। जाएगी नहीं जाएगी? जाएगी। ठीक है ना? इस तरह से तो याद रखना है कि उष्मा हमेशा गर्म, कोई भी टेम्परेचर जो होता है वो अधिक तापमान से कम तापमान की ओर गति करता है। ठीक है ना? ताप जो होता है ये उसकी विशेषता होती है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चालन क्या है भाई? वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया या वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाती है। गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर। जैसे कि मान लीजिए कोई एक ये राड है, अब ये इसका एक सिरा जो है ये गर्म है, ठीक है, और दूसरा सिरा कैसा है? ये ठंडा है। तो अगर ये वाला जो भाग है गर्म वाला, तो यहाँ पे जो उष्मा है ना वो क्या करेगी? इधर जाएगी। किधर जाएगी? इधर जाएगी। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्या? चालन। मतलब उष्मा क्या करती है? चलती है। क्या करती है? चलती है। यस, ठीक है, ओके। जो पदार्थ उष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें उष्मा का चालक कहते हैं। अब जैसे ये लोहे की अगर राड या एल्यूमिनियम की है, तो यहाँ से उष्मा आसानी से कहाँ पहुंच जाएगी? यहाँ पहुंच जाएगी। तो ये जो राड है एल्यूमिनियम की मान लें या लोहे की मान लें, तो ये क्या हो गई? ये उष्मा की चालक हो गई, क्योंकि ये आसानी से उष्मा को जाने और आने दे रही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। ठीक है ना? तो सिंपल है, चालक क्या चीज है वास्तव में? जो पदार्थ उष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें उष्मा का चालक कहते हैं। आसानी से जाने देते हैं उन्हें उष्मा का चालक कहते हैं। ठीक है, ओके। दूसरा क्या उदाहरण देखिएगा आप लोग, एल्यूमिनियम और लोहा चालक है, ठीक है ना, उष्मा के चालक है। दूसरा है कुचालक। कुचालक, जो पदार्थ अपने उष्मा को आसानी से जाने नहीं देते उन्हें उष्मा का कुचालक कहते हैं। अपनी उष्मा को आसानी से जाने नहीं देते उन्हें कुचालक कहते हैं। ठीक है ना? जैसे कि लकड़ी है ना, लकड़ी अगर आप लकड़ी में करंट प्रवाहित करेंगे, सूखी लकड़ी में, तो उष्मा जाएगी क्या? नहीं जाएगी। ठीक है ना? जैसे प्लास्टिक है और लकड़ी है, उदाहरण है इसके, याद रखिए, उदाहरण पूछे जाते हैं। प्लास्टिक और लकड़ी, उष्मा का कुचालक कौन है? उष्मा का सुचालक कौन है? उदाहरण आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, संवहन देखिएगा,
द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का संवहन द्वारा स्थानांतरित होता है। संवहन क्या है? तो द्रव तथा गैसों का गुण है एक संवहन, है ना। जो ऊष्मा का संवहन, द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का संवहन द्वारा स्थानांतरित होता है, यानी कि जो द्रव है और जो गैस होता है, जैसा मान लो ये लिक्विड है ना, और ये गैस है, तो ऊष्मा जो ये यहाँ पे ऊष्मा है, इस ऊष्मा को कहाँ जाना है? इस ऊष्मा को यहाँ जाना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जिस माध्यम को अपनाती है ना, उसको बोलते हैं क्या? संवहन। ठीक है ना। ऐसे गैस में अगर कोई ऊष्मा यहाँ पे है, उसको यहाँ जाना है या यहाँ जाना है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए जिस माध्यम की जरूरत पड़ती है वो माध्यम है संवहन। ठीक है ना, ये बात कही गई है। तो द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का संवहन द्वारा स्थानांतरण होता है। किसके द्वारा होता है? संवहन द्वारा स्थानांतरण होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाना होता है वो कौन सा माध्यम से होता है? संवहन का माध्यम होता है। राइट। समुद्री समीर, समुद्र समीर या समुद्री समीर, समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्री समीर कहते हैं बेटा। जो समुद्र की ओर से आती है ना, जैसे कि ये आपका बहुत बड़ा क्या है? समुद्र है। ठीक है ना। अब यहां से हवाएं उठी समुद्र के ऊपर से, है ना, यहां से, और किधर की ओर चलेगी ये? या थल की ओर चलेगी। देखो इधर जा रही है, किधर जा रही है? थल की ओर जा रही है। तो इनको बोलेंगे हम लोग समुद्री समीर। समीर का मतलब क्या? पवन। ठीक है, यस। तो समुद्र की ओर से आने वाली, समुद्र की ओर से आने वाली समुद्र जो समीर होती है उनको समुद्री समीर कहते हैं। तटीय क्षेत्रों में दिन के समय स्थल शीघ्र गर्म हो जाता है भैया। जो तटीय क्षेत्र मतलब जो समुद्र के किनारे वाले भाग होते हैं, समुद्र के आसपास वाले जो एरिया होते हैं वो, है ना। तो तटीय क्षेत्रों में दिन के समय स्थल मतलब जमीन का जो हिस्सा होता है वो शीघ्र गर्म हो जाता है। ठीक है ना। ओके, क्लियर हो गया? थल समीर, स्थल से ठंडी वायु, थल समीर है तो कहां से उठेगी भैया? स्थल से उठेगी, जमीनी भाग से उठेगी है। ठीक है। तो स्थल से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। अब उल्टा है ये, है ना। तो ये स्थलीय भाग है आपका और ये समुद्री भाग है आपका। तो अब यहां से वायु चलेगी और इधर की ओर जाएगी है, तो इसको क्या बोलेंगे? थल समीर कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? थल समीर, जिसे थल समीर कहते हैं। रात्रि में समुद्र का जल धीमी गति से ठंडा होता है। रात में समुद्र का जो जल होता है भाई वो धीमी गति से ठंडा होता है। ऐसा नहीं कि अचानक एकदम से हो जाए, बहुत स्लो गति से ठंडा होता है ना, क्योंकि दिन भर वो तपा है। अब स्लो प्रोसेस के माध्यम से क्या होगा? वो धीरे धीरे ठंडा होगा। कौन? समुद्र का जल। राइट, ओके। अगला देखिएगा, विकिरण क्या चीज है भाई? सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है, जिसे विकिरण कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक विकिरण आती है कि नहीं आती है? ऊष्मा आती है कि नहीं आती है? उस ऊष्मा के आने का जो तरीका है उसको क्या बोला गया है? उसको विकिरण कहा गया है ना। ओके, तो सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं। ये आपका सूर्य हो गया भाई, और यहां से ये विकिरण आएगी कहां पे? पृथ्वी पे आएगी है ना। तो इसको बोलते हैं हम क्या? विकिरण। क्या बोलेंगे इसे? विकिरण। ठीक है, ओके। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकृत करते हैं। जितने भी गर्म पिंड होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी ऊष्मा को बाहर निकालेंगे। राइट, विकृत करते हैं मतलब बिखेरते हैं। ठीक है ना। कुछ भाग में परिवर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है। जैसे सूर्य है ना, तो सूर्य क्या करता है? अपनी ऊष्मा का जो विकिरण होता है उस विकिरण को विकृत करता है, मतलब बिखेरता है। अब इसमें तो कुछ भाग में तो क्या हो जाता है? परिवर्तित का मतलब यहाँ परावर्तन है, कुछ तो परावर्तन हो जाता है। जैसे पृथ्वी तक आती है ऊष्मा और उसकी सूर्य की, और वापस परावर्तित हो जाती है, भौमिक किरणों के रूप में वापस परावर्तित हो जाती है। राइट, और कुछ जो होती है वो अवशोषित हो जाती है, यानी कि वापस सूर्य का जो वायुमंडल है उसे खींच लेता है। ठीक है ना। तो ये होता है इसमें। गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को पहनते हैं, सिंपल बात है ये तो। कैसे रंग के? हल्के रंग के पहनोगे। क्यों पहनोगे भैया? अगर आपको अच्छा फील करना है, गर्मी कम लगवानी है, तो फिर हल्के रंग के कपड़े ही पहनने पड़ेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि अगर गहरे रंग के अगर आप पहनेंगे तो फिर वो क्या करेंगे? वो गर्मी को अवशोषित कर लेंगे, आपको ज्यादा गर्मी लगेगी। इसलिए आपको हल्के रंग के कपड़े ही पहनना चाहिए। ठीक है,
तो गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को पहनते हैं और सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। कैसे रंग के? गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ठीक है बेटा, तो भाई कैसा लग रहा है आपको सेशन? सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले आप लोग। ठीक है बेटा, ओके। चलिए आगे बढ़े। ओके, चलो प्रश्न उत्तर पे आ गए हम लोग। प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं तथा अंतर बताइए। क्या तो समानताएं और क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है एंड सिमिलरिटी क्या है। ठीक है, देखो समानता की बात हो रही है। पहले दोनों थर्मामीटर में लंबे संकीर्ण और एक समान ग्लास ट्यूब होते हैं। जो ग्लास ट्यूब होते हैं ना इस तरह के, ये ग्लास ट्यूब होते हैं। एक समानता तो ये है, संकीर्ण होते हैं। कैसे होते हैं? संकीर्ण होते हैं। दोनों में एक सिरे पर एक बल्ब होता है। क्या होता है? एक सिरे पर एक बल्ब होता है और दोनों में बल्ब में पारा होता है। दोनों का जो बल्ब होता है उस बल्ब में क्या होता है? पारा होता है। क्या होता है? पारा, है ना। दोनों ग्लास ट्यूब पर सेल्सियस पैमाने का उपयोग करते हैं। दोनों के दोनों ही ग्लास अपने ट्यूब पर सेल्सियस पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। भाई ये तो बात हो गई किसकी? समानता की। ठीक है, अंतर की बात कर लेते हैं। एक नैदानिक थर्मामीटर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से, जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वो, उसका तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। ठीक है ना। जबकि प्रयोगशाला थर्मामीटर की रेंज -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस है। -10 से 110 डिग्री सेल्सियस होता है प्रयोगशाला थर्मामीटर की रेंज जो होती है वो। ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर में बल्ब के पास एक किंक होती है। ये इंपॉर्टेंट है। क्या होती है? किंक होती है। बल्ब देखा होगा आपने चित्र में, सारी चीजों को अच्छी तरह से। ठीक है ना। क्लिनिकल थर्मामीटर में बल्ब के पास एक किंक होती है, जबकि प्रयोगशाला थर्मामीटर में कोई किंक नहीं होती है। प्रयोगशाला वाला जो थर्मामीटर है उसमें कोई किंक नहीं होती है। ठीक है ना। किंक पारा के कारण नैदानिक थर्मामीटर में अपने आप नीचे नहीं गिरता है, और किंक जो होता है ना वो पारा के कारण नैदानिक थर्मामीटर में अपने आप नीचे नहीं गिरता है। किसके कारण नहीं गिरता है? पारा धातु के कारण। ठीक है बेटा, ओके। अगला प्रश्न है, उष्मा चालक तथा उष्मा रोधी प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए कि उष्मा का चालक कौन कौन है और उसका रोधी कौन है ना। तो देखो भैया, उष्मा चालक की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम और लोहा ये चालक है, और उष्मा रोधी की बात करें तो लकड़ी और प्लास्टिक की। अभी आपने देखा भी है सारांश में, है ना, समरी में। तो लकड़ी एंड प्लास्टिक ये क्या है? उष्मा रोधी है। ठीक है ना, यानी कि कुचालक है। ठीक, ओके। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। ठीक है, कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी द्वारा प्राप्त होती है। किसके द्वारा प्राप्त होती है भैया? तो यहां देखिए उत्तर आप लोग ताप के द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा मालूम पड़ेगा ना। यस, तो ताप लिखेंगे यहाँ पे। क्या लिखेंगे? ताप के द्वारा। ठीक, उसके बाद उबलते हुए पानी का ताप तापमापी से नहीं मापा जा सकता है। डॉक्टरी तापमापी से नहीं मापा जा सकता है, क्योंकि उसकी लिमिटेशन है 35 से 42, और अगर इससे ज्यादा हो गया तो फिर, ठीक है ना, ओके। तो देखो डॉक्टरी तापमापी है, क्या आएगा? डॉक्टरी। ठीक है, से नहीं मापा जा सकता है। ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। किस में मापते हैं? सेल्सियस में मापते हैं, डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। ओके, बिना किसी माध्यम द्वारा उष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को कहते हैं। बिना किसी माध्यम से अगर हुआ है तो विकिरण है। ठीक है ना, ये लिखा रहा है विकिरण नहीं, विकिरण है। ठीक है ना, विकिरण। स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है। ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है। ठीक है, यहां अपने दूसरे सिरे तक उष्मा का स्थानांतरण प्रक्रम द्वारा करेगी। भैया ठोस और ठोस चालन का गुण है। ठीक है ना, ठोस का जो गुण है वो चालन में होता है ना। तो ये चालन है ना, ये लिखा हुआ है चालन आपका।
ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है वो चालन प्रोसेस के द्वारा या प्रक्रिया द्वारा होता है। हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा गहरे रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं, ये भी अभी आपने पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये गहरा रंग आएगा, गहरा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? ओके। कॉलम ए में दिए गए कथनों का कॉलम बी के शब्दों से मिलान करिए। चलिए करते हैं भाई। थल समीर के बहने का समय, तो भैया थल समीर का बहने का समय है रात, ठीक है ना। और समुद्र समीर के बहने का समय है दिन। कौन सा समय है? दिन, ठीक है। और गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय, पसंद नहीं, थोड़ा प्रिंट में गलत हो जाता है ना लिखने में, तो गहरे रंग के कपड़े पहनने का समय, क्या लिखाएगा ये? पहनने, पहनने का समय, ठीक है। कौन सा होता है? गहरे रंग वाला, सर्द, गहरे रंग वाला सर्दी, ठीक है ना। और हल्के रंग के कपड़े पहनने का जो समय वो कौन सा है भाई? गर्मी है वो, ठीक है। क्या है? गर्मी। क्लियर हो गया? सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आंसर है, ठीक है ना। थल समीर के बहने का समय रात, समुद्र समीर के बहने का समय दिन, गहरे रंग के कपड़े पहनने का समय सर्दी, और हल्के रंग कपड़े पहनने का समय गर्मी, ठीक है। चलो, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है? उष्णता प्रदान करता है मतलब गर्मी क्यों प्रदान, गर्मी प्रदान करना, ठीक है ना। उष्णता का मतलब गर्मी क्यों प्रदान करता है, व्याख्या कीजिए। तो भैया देखो उत्तर, मतलब प्रश्न समझ में आया आपको? प्रश्न ये कह रहा है कि एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में, यदि आप एक अच्छा लपक के मोटा आता है वस्त्र, वो पहनने की तुलना में, है ना, उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र, उसी मोटाई का कई परतों का, मतलब मोटा उतना ही होगा लेकिन उसमें अलग अलग क्या होगी? लेयर्स। क्या होती है? लेयर्स। अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है? वो ज्यादा लेयर वाला जो कपड़ा है वो अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है, ठीक है ना। व्याख्या कीजिए। देखो भैया, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है, अधिक गर्मी प्रदान करता है, क्योंकि समान मोटाई के कई परतों के वस्त्र के रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है, वो वायु फंस जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं समझाता हूं आपको कि सर्दी का मौसम है, अब आपने क्या पहना? सबसे हम लोग कई सारे कपड़े पहनते हैं, मालूम है ना आपको। अंदर ही अंदर बनियान, है ना, उसके ऊपर शर्ट, उसके ऊपर अगर कोई ऐसी जैकेट हो तो वो, और इसके बाद में कोई अच्छा स्वेटर वगैरह हो तो वो पहन लेते हैं, है ना। तो परतें बनी कि नहीं बनी? बनी ना परतें। अब जो वायु आने वाली है, ठंडी हवा आने वाली है, वो क्या करेगी? वो जैसे हमारे ऊपर अटैक करेगी, आक्रमण करेगी, तो कुछ तो ऊपर ही ऊपर वाला जो परत है उसने रोक ली, फिर उसके बाद उसके अंदर वाली जो परत है, दूसरी स्वेटर, दूसरी जो हमारी कुछ भी कपड़ा जो भी होगा वो रोक लेगा, ठीक है ना। उसके बाद और अंदर वाली वो रोकेगी, तो वायु फंसती जा रही है कि नहीं? ट्रैप हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है, यानी कि शरीर तक वो पहुंच नहीं पाती है ना, और शरीर के अंदर गर्मी बनी रहती है, ठीक है ना। इसलिए हम ज्यादा परतों वाले कपड़े को पहनते हैं, ठीक है। ओके, ये चित्र वाला क्वेश्चन है, आपको करना है, ठीक है। अगला ले लेता हूं। गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत मतलब सफेद पेंट किया जाए, ऐसा क्यों, है ना।
तो देखो भैया, गर्म जलवायु के स्थानों में यह सलाह दी जाती है कि घरों की बाहरी दीवारों को सफेद रंग से रंगा जाए, क्योंकि सफेद रंग जो होता है ना, ये सफेद रंग ये गर्मी को दर्शाता है और घरों में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है इसकी वजह से, है ना। गर्मी को दर्शाएगा और इसके कारण जो है घरों के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है, इसलिए दीवारों पर सफेद रंग पोतने की सलाह दी जाती है ना। ओके, 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया, मिश्रण का ताप क्या होगा भैया? सिंपल है, 30 और 50 के बीच होगा, और क्या? ये आंसर है 30 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा, सिंपल। आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन आगे करवाऊंगा मैं आप लोगों को, यहाँ का ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, इसको आगे बताऊंगा आपको। 40 डिग्री सेल्सियस ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबाया गया, इस प्रक्रिया में ऊष्मा का क्या होगा? ठीक है, देखो ऑप्शन है हमारे पास में, लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी, लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी, और दूसरा है ना तो लोहे की गोली से जल की ओर और ना ही जल से लोहे की ओर स्थानांतरित होगी, जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी, जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी, या फिर दोनों के ताप में वृद्धि कर देगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर उत्तर देखिए, ना तो लोहे की गोली से जल की ओर और ना ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। इसका कारण क्या है? क्योंकि दोनों का तापमान सेम है और ताप ये कहता है कि मैं अधिक से कम की ओर जाता हूं, ताप ये कहता है कि मैं अधिक से कम क्यों जाता हूं, और जब बराबर है तो मैं ना तो इधर जाऊंगा और ना इधर जाऊंगा, ठीक है। ओके, ठीक है, समझ में आया? ओके, देखो भैया, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया, लकड़ी की चम्मच है, ठीक है ना। इसका दूसरा सिरा चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, या फिर विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा, या फिर ठंडा नहीं होगा। तो ठंडा नहीं होता है बाबा, क्योंकि चम्मच किसकी है? लकड़ी की है, और लकड़ी क्या है? ऊष्मा की कुचालक है, ठीक है। ओके, स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्रायः कॉपर अर्थात तांबे की तली लगाई जाती है, इसका कारण क्या हो सकता है? बताइए आप, क्या हो सकता है? तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है, ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। बिल्कुल सही बात है सर, यही आंसर आएगा, ठीक है। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान है, ये कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। देखो, तांबा स्टेनलेस स्टील की तुलना में गर्मी का बेहतर संवाहक है, यानी कि हमारा आंसर जो आएगा ये आएगा ग, ठीक है। ओके, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। कैसा लगा हमारा आज का सेशन जरूर बताइए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू।